हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस विद अंजना। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, मैराथन चल रही है जीके जीएस पीवाईक्यू की। ठीक है, D+SB पीवाईक्यू जीके जीएस पीवाईक्यू मैराथन चल रही है। ठीक है, तो ये पार्ट 3 है। इससे पहले मैंने 2 वीडियोज़ और बना दी हैं। अगर आप D+SB की प्रेपरेशन कर रहे हैं, अभी जो एग्ज़ाम चल रहे हैं, उनके लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि इसमें जो 4 ऑप्शन होते हैं उनको भी मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ। और अपकमिंग एग्ज़ाम है जैसे कि टीजीटी हो गया, ठीक है, नॉन टीचिंग, टीचिंग, कोई भी एग्ज़ाम है, ये बहुत हेल्पफुल होने वाली है। ये सीरीज़ ओनली पीवाईक्यू मैराथन है ये, और इसके 4 ऑप्शन डिटेल में एक्सप्लेन किए जा रहे हैं, जिससे कि बहुत बेनिफिट देगा आपको। और जनरल हिंदी की भी सीरीज चल रही है, वो भी पीवाईक्यू सीरीज़ है। आने वाले समय में रीजनिंग की भी पीवाईक्यू सीरीज जल्दी ही आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। टीजीटी के लिए पेडागोजी, चाहे वो पीजीटी की पेडागोजी हो ऑल सब्जेक्ट्स की, एंड टीजीटी की पेडागोजी हो ऑल सब्जेक्ट्स की, ठीक है, उसका भी मैं इसी तरीके से पीवाईक्यू सीरीज लाने वाली हूँ विद 4 ऑप्शन एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो आप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। मेरे चैनल पर आपको पीवाईक्यू मैराथन भी मिल रही है, और कोई भी D+SB की इंफॉर्मेशन होती है वो भी मैं इसी चैनल पर प्रोवाइड कराती हूँ। अभी मैं कराने वाली हूँ आपको MTS का पीवाईक्यू, जीके पीवाईक्यू है ये, ठीक है, जो कि 25 फेब को हुआ था एग्जाम। शिफ्ट है इसकी 1 PM to 3 PM। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है, मई 2025 में निम्नलिखित में से किस पूर्व भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान को कर्नाटक सरकार द्वारा राज्य वन विभाग और वन्य जीव संरक्षण का राजदूत नियुक्त किया गया है? यानी ऐसे कौन से पूर्व के भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान हैं जिनको कर्नाटक गवर्नमेंट ने एम्बेसडर घोषित किया है? किसके लिए? कर्नाटका फॉरेस्ट के लिए। ठीक है, तो वो हैं फ्रेंड्स यहाँ पर अनिल कुंबले। ठीक है, इसका C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, करंट अफेयर बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जा रही है। ये MTS का एग्जाम है जिसमें 40 क्वेश्चन आते हैं। इसमें कम से कम 10 to 12 क्वेश्चन क्या है, करंट अफेयर से ही आ रहे हैं। और ये देखिए, और जो टीचिंग एग्जाम है उसमें 20 क्वेश्चन आते हैं जीके के, तो उसमें कम से कम 5 से लेकर के 5 to 7 क्वेश्चन क्या है, करंट अफेयर से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या है, लास्ट 1 ईयर की करंट अफेयर अच्छे से प्रिपेयर करनी है। जिनके अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनके लिए है ये गाइडेंस। ठीक है, तो ये अनिल कुंबले इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वन्य जीव संरक्षण के प्रति इनकी रुचि भी है। क्वेश्चन 2 है, जुलाई 2025 में रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना के अंतर्गत यांत्रिक और सामग्री परीक्षण सुविधा स्थापित करने के लिए किस राज्य ने रक्षा मंत्रालय के साथ साझेदारी की है? जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, इसके साथ में किसने पार्टनरशिप की है? किसके लिए? DTIS के लिए। ठीक है, डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम के लिए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा तमिलनाडु, यानी A ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो DTIS है, इसके अंतर्गत यांत्रिक और सामग्री परीक्षण सुविधा स्थापित करने के लिए रक्षा मंत्रालय के साथ में इसने क्या है, पार्टनरशिप की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी हम। उत्तर भारत में लोकप्रिय मंदिर स्थापत्य शैली को किस नाम से जाना जाता है? यानी नॉर्थ इंडिया है जो, इसमें जो आर्किटेक्चर है, वो जो टेम्पल का आर्किटेक्चर स्टाइल है, वो किस नाम से जाना जाता है? पगोड़ा है, या फिर द्रविड़ है, या वेसर है, या नागर है? तो फ्रेंड्स, जो उत्तर भारत में शैली होती है ना, मंदिर स्थापत्य शैली जो होती है, वो नागर शैली में होते हैं। ठीक है, और इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता ये ऊंचे शिखर के होते हैं। नागर शैली की विशेषता ये है। ठीक है, यहाँ पर द्रविड़ शैली क्या है? ये द्रविड़ शैली है जो साउथ इंडियन स्टाइल है। ठीक है, साउथ इंडियन स्टाइल। वेसर शैली है जो, ये मिक्स्ड स्टाइल है, नॉर्थ एंड साउथ की, नॉर्थ एंड साउथ की ये मिक्स्ड स्टाइल है वेसर शैली। ठीक है, और एक है पगोड़ा शैली है जो, ये क्या है, ये ईस्ट एशियन स्टाइल है। ठीक है, ईस्ट एशियन स्टाइल। ठीक है, पगोड़ा शैली है जो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। 4 क्वेश्चन है, CRISPR कैस तकनीक का उपयोग करके विकसित और आधिकारिक रूप से घोषित की गई 2 जीनोम एडिटेड चावल की किस्मों के नाम बताइए। यहाँ पर क्या है, ये जो टेक्नोलॉजी है CRISPR कैस टेक्नोलॉजी एंड ऑफिशियली है ये जो, ये डेवलप किया है
किस वैरायटी का राइस है ये, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, DRR राइस 100 कमला एंड पूसा DST राइस 1। इसका क्या है करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। भारत ने CRISPR कैस टेक्नोलॉजी का यूज करके DRR राइस 100 कमला और पूसा DST राइस 1 दो जीनोम एडिटेड धान की किस्में विकसित की हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ब्रिटिश राजशाही ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का नियंत्रण कब अपने हाथ में लिया। ठीक है, यहाँ पर ये लिखा है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसका भारत पर नियंत्रण था, आपको पता है 1857 से पहले। ठीक है, 1857 तक क्या है ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में क्या है भारत का कंट्रोल था। लेकिन ऐसा कौन सा ईयर है जो ब्रिटिश राजशाही यानी ब्रिटिश क्राउन के हाथ में ये कंट्रोल चला गया था। तो आपको पता है जो 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था इसके बाद में 1858 में क्या है ब्रिटिश क्राउन के हाथ में ये कंट्रोल चला गया था। हमारे इंडिया जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ठीक है, इसके तहत में क्या हुआ था, इसके तहत जो इंडिया का कंट्रोल है वो ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया था। ठीक है, अब वो ब्रिटिश क्राउन से ही वहां से कंट्रोल हो रहा था हमारा इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिनों का मजदूरी रोजगार प्रदान करने के लिए उद्देश्य से कौन सी योजना शुरू की गई थी। यानी जो ग्रामीण क्षेत्र है, रूरल एरिया है हमारी इंडिया का, इसमें एम्प्लॉयमेंट के लिए 100 डेज का वैक्स रखा गया था। 100 डेज ऑफ वैक्स एम्प्लॉयमेंट रूरल एरिया में जो स्कीम चलाई गई थी वो कौन सी स्कीम है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना? नहीं। ठीक है, ये किससे रिलेटेड है, ये रोड डेवलपमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, रोड डेवलपमेंट। स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना, ये किससे, अर्लियर एम्प्लॉयमेंट स्कीम है ये। ठीक है, स्वर्ण जयंती ग्राम योजना क्या है, ये अर्लियर एम्प्लॉयमेंट स्कीम है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना क्या है, ये स्किल डेवलपमेंट, ये स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना यानी मनरेगा, ये क्या है, मनरेगा ये ग्रामीण परिवारों को प्रतिवर्ष 100 दिनों का मजदूरी रोजगार सुनिश्चित कराने वाली स्कीम है। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था। यानी ये देखना है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, दयानंद सरस्वती ने की थी। इसका उद्देश्य क्या था आर्य समाज की स्थापना करने का, तो भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करना नहीं, ब्रिटिश शैली के स्कूल स्थापित करना नहीं, वैदिक शिक्षाओं का पुनरुत्थान, पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा देना नहीं। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जब दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी तो उन्होंने क्या है ये इस पर्पज से की थी कि वैदिक शिक्षाओं का पुनरुत्थान हो। ठीक है, और इन्होंने एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। ठीक है, ये नारा भी DSSB के एग्जाम में आ रहे हैं, तो याद रखना कि दयानंद सरस्वती ने जो नारा दिया था वेदों की ओर लौटो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे हम, देखो ये नारा भी आ गया यहाँ पर क्वेश्चन में, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये नारा किसने दिया था, तो ये नारा जो दिया था ये दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। 9 क्वेश्चन है, संचार मित्र योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, यानी संचार मित्र स्कीम है जो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, तो युवाओं को डिजिटल राजदूत के रूप में सशक्त बनाना, या फिर मोबाइल टैरिफ को विनिमय करना, ग्रामीण दूरसंचार अवसंरचना का निर्माण करना, दूरसंचार इंजीनियरों को प्रशिक्षित करना। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। जो संचार मित्र योजना है इसका जो उद्देश्य है वो युवाओं को डिजिटल और दूरसंचार जागरूकता के लिए राजदूत के रूप में तैयार करना है। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी हम, भारत में रोजगार हेतु कौशल विकास पर केंद्रित सरकारी योजना कौन सी है, यानी आपको गवर्नमेंट स्कीम बनानी है जो फोकस करती है किस पर, स्किल डेवलपमेंट पर। ठीक है, स्किल डेवलपमेंट फॉर एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम, या नई मंजिल कौशल योजना, या यंग स्टार्टअप इंडिया मिशन, या प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी ऑप्शन हो जाएगा। जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी PMKVY है जो युवाओं को रोजगारोन्मुख कौशल प्रशिक्षण प्रदान करती है। ठीक है, ये किसके बेस पर है, स्किल के बेस पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी हम। अब देखो यहाँ पर है जो
नई मंजिल कौशल योजना किससे संबंधित है? ये माइनॉरिटी एजुकेशन स्कीम है, ठीक है। ये क्या है? माइनॉरिटी एजुकेशन स्कीम है। यंग स्टार्टअप मिशन स्कीम, ये इनकरेक्ट है, ठीक है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम है जो, ये डिजिटल गवर्नेंस इनिशिएटिव लेने वाली स्कीम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो ये स्कीम आ रही है तो आप इनको क्या है, किस ईयर में आई है ये स्कीम और किससे रिलेटेड है, तो स्कीम को जरूर करके जाएं, ठीक है। जितनी भी प्रधानमंत्री स्कीम है ना, इनका कब एस्टेब्लिश हुई है, कब इसको ये किससे रिलेटेड है, तो ये जरूर करके जाए। स्कीम पूछी जा रही है अभी, ठीक है। कुछ 2025 में जो एग्जाम हुए थे ना, उसको देखते हुए कुछ थोड़ा सा चेंजमेंट आया है जीके जीएस में। जो टॉपिक्स हैं उनको लेकर के कुछ टॉपिक्स सेम एज इट इज़ पूछे जा रहे हैं, बट कुछ चेंजमेंट टॉपिक में आया है, तो आप यहाँ पर स्कीम को ज़रूर करके जाएँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम। 11 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा औपचारिक रोजगार यानी फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट की प्रमुख विशेषता है? तो सामाजिक सुरक्षा लाभ, बिना रिकॉर्ड के नगद भुगतान, कोई विधिक करार नहीं, अनियमित कार्य अनुसूची। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा सामाजिक सुरक्षा लाभ क्या है? ये फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है, जबकि बिना रिकॉर्ड के नगद भुगतान है ये इनफॉर्मल है, ठीक है। इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, बिना कोई विधिक करार नहीं, अनियमित कार्य सूची, यानी ये सारी क्या है, ये इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। ये सारे सेक्टर इनफॉर्मल में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी हम। निम्नलिखित में से किस वर्ष में लखनऊ समझौता यानी लखनऊ पैक्ट पर हस्ताक्षर साइन हुए थे? ये हुए थे गाइज 1916 में, ठीक है। लखनऊ पैक्ट पर 1916 में किस किस के बीच में हुए थे? ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच में, ठीक है, और मुस्लिम लीग के बीच में। ये मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच में लखनऊ पैक्ट पर हस्ताक्षर हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी। यहाँ पर नारा आ रहा है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में बाल गंगाधर तिलक का प्रमुख योगदान क्या था? ठीक है, उन्होंने दृढ़ता पूर्वक कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ठीक है। उन्होंने सामाजिक सुधारों, शिक्षा को बढ़ावा दिया। उन्होंने गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया। तो यहाँ पर इसका जो बाल गंगाधर तिलक हैं, इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में ये नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा, ठीक है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये है जो ये अदर रिफॉर्मर्स ने दिया था, ठीक है। गांधी इरविन समझौते पर जो हस्ताक्षर किए थे ये महात्मा गांधी ने किए थे, ठीक है। और भारत छोड़ो आंदोलन का जो नेतृत्व किया था ये महात्मा गांधी ने किया था 1942 में। तो ये भी आप याद रख लेना कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 1942 में हुआ था, और इसको लेड जो किया था वो किया था गांधी जी के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों में किस टीम ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ये राष्ट्रीय खेल हैं जो 38वें, वो कहाँ पर हुए थे? उत्तराखंड में हुए थे। और इसमें शीर्ष स्थान पर जो पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर है वो कौन सा है? वो है सेवा खेल नियंत्रण बोर्ड यानी एसएससीबी ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया था इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी हम। निम्नलिखित में से कौन सी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है यानी एनबीएफसी है, यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ठीक है। जो फाइनेंशियल कंपनी नहीं है वो बैंक बतानी है, एक्सिस बैंक या फिर पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ये सारी हैं जो कॉमर्शियल बैंक हैं, ठीक है। ये हैं जो ये तीनों कॉमर्शियल बैंक हैं जबकि ये नॉन कॉमर्शियल है, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अम्मान में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियन 2025 में भारतीय पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते? तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 15 पदक जीते थे, ठीक है। अम्मान में आयोजित किया गया था एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 और इसमें पहलवानों ने 15 पदक जीते थे, इंडियन पहलवानों ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मुद्रा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो देखो इकोनॉमिक्स में है ना, ये करेंसी वाला चैप्टर जरूर करके जाना है,
ठीक है, ये इसमें से क्वेश्चन बन रहा है D+B में, ठीक है, चाहे वो पैसे से, रुपया से या किसी से भी रिलेटेड है। लास्ट वीडियो में मैंने कराया था कि जो हमारी इंडियन करेंसी है वो किस सिस्टम पर बेस्ड है, यानी डेसिमल सिस्टम पर बेस्ड है। तो ये करेंसी से एक क्वेश्चन बन रहा है। तो फ्रेंड, तो गाइज इसको ज़रूर करके जाएं। तो यहाँ पर पूछा है कि जो करेंसी है इंडियन करेंसी, इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है। तो आपको पता है इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, पैसे है। 25 पैसे तो हो नहीं सकता, ठीक है। इसमें क्या है, डेफिनेट दे रखा है, इसमें भी डेफिनेट दे रखा है, तो ये नहीं हो सकते हैं। ओनली पैसा है, रुपया नहीं हो सकता है, ठीक है। स्मॉलेस्ट यूनिट नहीं है, ये पैसा है जो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। पैसा है ये जो स्मॉलेस्ट यूनिट है हमारी इंडियन करेंसी की। प्रधानमंत्री जनधन योजना PMJDY वित्तीय समावेशन के उद्देश्य से कब शुरू की गई थी। तो देखो यहाँ पर जो जितनी भी स्कीम है, प्रधानमंत्री जितनी भी स्कीम है उनको करके जाना है आप, कब ये एस्टेब्लिश हुई थी, इनका कौन सा वर्क है, क्या इनका उद्देश्य है, तो सारा सब कुछ आपको करके जाना है, ठीक है। ये 2014 में लॉन्च की गई थी, ठीक है, 28 अगस्त को, ठीक है। 28 अगस्त 2014 में ये स्कीम क्या है, लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी हम। फरवरी 2025 के उपचुनाव में चंद्रभानु पासवान ने किस विधानसभा सीट पर जीत हासिल की थी। तो ये मिल्कीपुर है, ठीक है। ये क्या है, फरवरी 2025 में जो उपचुनाव हुए थे, यहाँ पर चंद्रभानु पासवान ने मिल्कीपुर विधानसभा से सीट जीती थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IPL 2025 में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी को ऑरेंज कैप से सम्मानित किया गया था, वह खिलाड़ी कौन है। यानी IPL 2025 जो हुए थे, इन्होंने सबसे ज़्यादा रन बनाए थे और उन्होंने ऑरेंज कप जीती थी, वो कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी सही है, साई सुदर्शन है जो इन्होंने सबसे अधिक रन बनाए थे, ऑरेंज कैप इन्होंने जीती थी IPL 2025 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया के परजीवी परतोषी की डैश को संक्रमित करते हैं। यानी मलेरिया जो पैरासाइट्स है, इन्फेक्ट करता है, वो किसको करता है। तो ये फ्रेंड्स, ये गाइस RBC है, यानी रेड ब्लड सेल्स हैं, ठीक है। जो मलेरिया प्लाज्मोडियम होते हैं वो मनुष्य की RBC को क्या है, इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा के प्राचीन विश्वविद्यालय के भग्नावशेष किस भारतीय राज्य में स्थित है। यानी इसमें नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में पूछा है, तो आप सभी को पता है ये क्या है, बिहार में स्थित है, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय के जो अवशेष हैं वो बिहार राज्य में स्थित हैं। ये एक विश्व प्रसिद्ध प्राचीन शिक्षा केंद्र था, विद्यालय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23 क्वेश्चन पर हम पहुंच गए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार सुनिश्चित किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो ये आर्टिकल 32 है, ठीक है। आर्टिकल 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार आता है, यानी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज गारंटी, ठीक है। तो ये है जो, और इसको डॉक्टर BR अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को क्या है, संविधान की आत्मा और हृदय कहा है, ठीक है। ये भी आपको याद रख लेना है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस आर्टिकल को संविधान की यानी कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा और हृदय कहा है। तो ये आर्टिकल 32 है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, आर्टिकल 370 किससे रिलेटेड है। ये स्पेशल स्टेटस प्रोविजन से रिलेटेड है। आर्टिकल 37 है जो, ये DPSP's एप्लीकेबिलिटी से रिलेटेड है। नेक्स्ट है आर्टिकल 31, ये फॉर्मल राइट टू प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी के फॉर्मल राइट से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये भी आर्टिकल आपको कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है, ठीक है। यहाँ पर अधिक पूछा है लिंगानुपात, सेक्स रेशियो हाईएस्ट किस स्टेट का है। तो देखिए गाइस, 2011 की सेंसस आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जानी है, इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। 2025 में भी आए थे सेंसस से रिलेटेड क्वेश्चन, और अभी 26 में भी सेंसस से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसमें सबसे हाईएस्ट सेक्स रेशियो का जो स्टेट है 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग, तो वो है गाइस केरल, ठीक है। केरल में क्या है, 1000 मेल पर कितनी फीमेल है, 1084 फीमेल, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ये रेशियो भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनपरा ताप विद्युत केंद्र भारत के किस राज्य में स्थित है। यानी अनपरा थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में है। तो ये गाइस उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन
वन ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 26 क्वेश्चन पर हम पहुंच गए। भारतीय नागरिकता के अर्जन, निर्धारण और पर्यवसान से संबंधित नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? यानी यहाँ पर नागरिकता अधिनियम के बारे में पूछा गया है। सिटीजनशिप एक्ट कब पारित किया गया था? ठीक है, इसके बारे में, तो ये इसका ऑप्शन है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिटीजनशिप एक्ट है जो 1955 में आया था, ये जो कि भारतीय नागरिकता के अर्जन और समाप्ति से संबंधित कानून है। यहाँ पर क्या है, 1950 में संविधान लागू हुआ था। 1947 में हमारा इंडिया जो इंडिपेंडेंस ईयर है ये, और 1949 में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन को 1949 में, और इसको अप्लाई किया था 1950 में, और ये इंडिपेंडेंस ईयर हो गया। सिटीजनशिप एक्ट है जो 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? यानी इसमें केमिकल फॉर्मूला पूछ रहा है किसका? सॉल्ट का। तो आप सभी को पता होगी कि जो सॉल्ट का है केमिकल फॉर्मूला वो NaCl है, यानी इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये किसका है? ये ग्लूकोज का है। ठीक है, ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। H2O क्या है? वाटर का फॉर्मूला है, आपको पता है। ठीक है, NO2SO4 है जो ये सोडियम सल्फेट का है। ठीक है, ये सोडियम सल्फेट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम अभी, राज्यसभा के सभापति निम्नलिखित में से किसके रूप में भी कार्य करते हैं? यानी जो राज्यसभा के चेयरमैन हैं वो और किस फंक्शन के रूप में कार्य करते हैं? देखो, राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो कौन होते हैं? आपको पता है, सिंपल सी बात है, उपराष्ट्रपति होते हैं। तो ये जो राज्यसभा के जो सभापति के रूप में भी कार्य करते हैं और उपराष्ट्रपति के रूप में भी कार्य करते हैं, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और ये राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। 29 क्वेश्चन है, भारत में भाषा नीति के संबंध में कोठारी शिक्षा आयोग ने किसका उल्लेख किया था? तो आपको सबसे फर्स्ट में इसमें 2 बातें याद रखनी है। कोठारी शिक्षा आयोग है जो, ठीक है, कोठारी एजुकेशन कमीशन कब आया था? ये आया था 1964 to 66। ठीक है, और इसने क्या रिकमेंडेड किया था कोठारी आयोग ने? तो इसने त्रिभाषा सूत्र का कार्यान्वयन किया था। ठीक है, कोठारी आयोग ने राष्ट्रीय एकता और भाषाई संतुलन के लिए त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश की थी। ठीक है, किसकी सिफारिश पर आया था त्रिभाषा सूत्र कार्यान्वयन? वो कोठारी शिक्षा आयोग के तहत आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है? इसके सदस्यों के लिए कभी चुनाव नहीं होते, इसके सदस्य आजीवन बने रहते हैं, इसके पास लोकसभा से अधिक शक्तियां हैं, यह कभी भंग नहीं होती, और इसके 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। तो इसका डी ऑप्शन सही है कि जो राज्यसभा है उसको क्या है, एक स्थायी सदन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। इसके जो 1/3 मेंबर्स हैं ये रिटायर हो जाते हैं पर 2 ईयर्स पर। ठीक है, पर 2 ईयर्स पर ये 1/3 जो मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के वो रिटायर हो जाते हैं, और ये कभी भंग नहीं होती है। ठीक है, तो इसका आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2024 तक की स्थिति के अनुसार भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? यानी 2024 तक की स्थिति पूछी है, जो ऐसा कौन सा इंडिया का स्टेट है जिसमें आयरन ओर है जो वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, उड़ीसा है जो ये भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बना है 2024 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महोत्सव और उससे संबंधित राज्य का गलत संयोग, यहाँ पर गलत पूछा है। ठीक है, हॉर्नबिल महोत्सव है जो वो कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। ये बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि हॉर्नबिल महोत्सव है जो नागालैंड में ही मनाया जाता है। ओणम केरल में, बिल्कुल सही है, ओणम है जो केरल में मनाया जाता है। बिहू उड़ीसा में नहीं मनाया जाता। बिहू कहाँ मनाया जाता है? आसाम में। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन सही है। हल्दा महोत्सव है जो हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। तो गाइस, इन सब महोत्सवों को याद कर लेना। हॉर्नबिल क्या है? नागालैंड में। ठीक है, ओणम केरल में, बिहू आसाम में है। ठीक है, और हल्दा महोत्सव है जो हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगड़ा घाटी को चंबा घाटी से जोड़ने वाला धौलाधार पर्वतमाला का कौन सा दर्रा है? देखो, जो कांगड़ा घाटी है उसमें चंबा घाटी से जोड़ने के लिए क्या है? धौलाधार पर्वतमाला है। इन दोनों घाटियों को जोड़ती है ये धौलाधार पर्वतमाला। तो ये कहाँ पर है? कौन सा दर्रा है वो है इंद्रहार दर्रा, यानी इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब हम बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। बनिहाल दर्रा है जो ये किसको है? JNDK को जोड़ता है, जम्मू एंड कश्मीर को। ठीक है, रोहतांग पास है जो ये है कुल्लू और लाहौल को जोड़ता है। ठीक है, और शिपकीला दर्रा है जो ये इंडिया और चाइना बॉर्डर को जोड़ता है। ठीक है, में से कौन देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी
और संघ कार्यपालिका का हिस्सा है। यहाँ पर क्या है, जो विधि है ना, जो लॉ ऑफिसर है वो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कौन है, और हाईएस्ट लॉ ऑफिसर के साथ साथ वो यूनियन एग्जीक्यूटिव का भी पार्ट है। ठीक है, यूनियन एग्जीक्यूटिव, ओनली हाईएस्ट लॉ ऑफिसर नहीं पूछा है यहाँ पर, वो यूनियन एग्जीक्यूटिव का भी पार्ट है। तो उच्चतम न्यायालय के सभी न्यायाधीश नहीं, रॉन्ग आंसर है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं, ये स्टेट लेवल पर आ जाता है। भारत के मुख्य यानी सीजेआई, ठीक है, या फिर भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर भी हैं और ये यूनियन एग्जीक्यूटिव के पार्ट भी हैं, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सीजेआई कौन होता है? सीजेआई होता है हेड ऑफ जुडिशरी। ठीक है, ये जुडिशियर का हेड होते हैं भारत के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश हैं जो सीजेआई हैं। लेकिन यहाँ पर यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट और हाईएस्ट लॉ ऑफिसर वो भारत के अटॉर्नी जनरल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी हम। 35 क्वेश्चन है। महाबलीपुरम के रथ किस राजवंश के शासनकाल में बनाए गए थे? यानी महाबलीपुरम के जो रथ बनाए गए थे वो किस राजवंश के शासनकाल में बनाए गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, पल्लव। ठीक है, पल्लव राजवंश में क्या हुआ था, महाबलीपुरम के रथ बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो ये हाजी बेगम ने, जो हुमायूं की पत्नी थी, उन्होंने बनवाया था हुमायूं का मकबरा। और हुमायूं की पत्नी का नाम हाजी बेगम था, या फिर एक और नाम था इसका, बेगा बेगम भी कहते थे इनको। और ये जो हुमायूं का मकबरा बनवाया था वो 1565 में बनवाया था, ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी हम। लैक्टोज दुग्ध उत्पादों में पाई जाने वाली एक प्रकार की शर्करा है जिसे डैश नामक एंजाइम द्वारा विखंडित किया जाता है। यानी जो लैक्टोज है ये एक टाइप का शुगर है जो मिल्क प्रोडक्ट्स में पाया जाता है। और अब पूछा इसमें कि ऐसा कौन सा एंजाइम है जो इसको ब्रोकन डाउन करता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, लैक्टेस। ठीक है, देखो लैक्टोज को पचाने के लिए लैक्टेस एंजाइम है जो ये बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। इसकी कमी से लैक्टोज इंटॉलरेंस हो जाता है। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। महानदी गोदावरी और कृष्णा जैसी नदियां निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को विक्षेपित करती हैं? ठीक है, तो देखो महानदी है, गोदावरी है और कृष्णा नदी है। ये साउथ की नदियां हैं, आपको सबको पता है, ये साउथ में फ्लो करती हैं। ठीक है, ये किस पर्वतमाला की पूछा है इसमें। ठीक है, किसको विच्छेदित करते हुए, किसको कट करते हुए जाती हैं? विंध्य को, या अरावली को, या शिवालिक, या पूर्वी घाट? तो ये ईस्टर्न घाट को क्या है, काटते हुए जाती हैं। ठीक है, और ये ईस्टर्न घाट को काटते हुए कहाँ पर गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में। जैसे ऐसे है इंडिया का मैप। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये है पश्चिमी घाट और ये है पूर्वी घाट। ठीक है, ये है पश्चिमी घाट और ये है पूर्वी घाट। तो यहाँ से महानदी, कृष्णा, गोदावरी जैसे हैं, तो यहाँ से पूर्वी घाट को काटते हुए ये क्या है, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं, बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। हेक्सोज एक प्रकार का डैश है। हेक्सोज क्या है? इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये मोनोसैकेराइड है। ठीक है, हेक्सोज क्या है? ये सिंपल शुगर होते हैं, 6 कार्बन सिंपल शुगर्स। ठीक है, जो कि जैसे कि ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पाचन तंत्र के निम्नलिखित में से किस भाग में भोजन की नियंत्रित गति के लिए अवरोधिनी पेशी होती है? यानी इसमें ऐसा कौन सा डाइजेस्टिव सिस्टम है जो कि भोजन की नियंत्रित गति को अवरोधिनी पेशी होती है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, करेक्ट है। ये स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में होता है। अवरोधिनी पेशी होती है, यानी स्फिंक्टर मसल होती है जो कि भोजन को नियंत्रित करती है, भोजन की जो गति होती है उसको नियंत्रित करती है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर मैंने 40 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं। इससे पहले 2 वीडियोस हैं जो, उनमें भी मैंने 40 क्वेश्चन करा रखे हैं, तो उनको आप चेक कर लेना और कमेंट में ज़रूर बताना कि क्लास कैसी लगी। ठीक है, और इसी प्रकार से मैं कंटिन्यू रखूंगी, आप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। अभी मैं वीडियो का एंड करूंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।